हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो सर, कॉमर्स हीरोज क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के वन शॉट रिवीजन वीडियोस विद द बेस्ट कलरफुल नोट्स। बेटा, ये नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सारे टॉपिक्स के जितने भी बीएसटी के टॉपिक्स हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप सारे टॉपिक्स को क्या कर सकते हो बच्चों, डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे सारी के सारे चैप्टर्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो, फाइनेंशियल मार्केट ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, सारी अपनी वीडियोस को खत्म कर सकते हो। वन आवर के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को, एक एक घंटा लगेगा एक एक चैप्टर के अंदर, और मैंने 100% सारा का सारा एक भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं करवाया। जनरली अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि फटाफट टीचर्स रिवाइज करवाने में ना कुछ क्रूशियल टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 100% कवरेज मिलेगी आपको वीडियोस की। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, उनको डाउनलोड करके देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कॉमर्स हीरोज क्लासेस ने कितनी ज्यादा मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अच्छे से आपको वीडियो को देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज कॉलेज के भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखो इस वाली वीडियो को। ओके, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? क्या होता है सर फाइनेंशियल मार्केट? तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक। बेटा, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? लिंक होता है बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। तो बेटा, फाइनेंशियल मार्केट है ना, मार्केट मार्केट का काम क्या होता है? बायर्स और सेलर्स को मिलवाना। मार्केट का काम क्या होता है? बायर्स और सेलर्स को मिलवाना। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बेटा, यहाँ पे सेलर्स नहीं होते, यहाँ पर होते हैं सेवर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक होते हैं सेवर्स और एक होते हैं इन्वेस्टर्स। सर, ये सेवर्स कौन होती है? ध्यान से देखना सर, सेवर्स होती है पब्लिक। पब्लिक जिन्होंने अपना पैसा सेव कर रखा है, अल्टीमेटली वो लोग क्या करते हैं? पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं। तो बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? पब्लिक से पैसा लिया और बिजनेस के अंदर डाल दिया, दैट इज नोन एज मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? देखो, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होगी? मान लो एक तरीके से स्टॉक मार्केट, मेरे पास, मैं हो गया पब्लिक, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो कि मैंने सेव कर रखे हैं। वो सेव करे, गुड इवनिंग हर्षिता, गुड इवनिंग। तो मैं हूँ पब्लिक, मैंने कुछ पैसे सेव कर रखे हैं, मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। बेटा, दूसरी साइड कौन होती है? स्टॉक मार्केट के अपोजिट साइड पे कौन होती है? कंपनी होती है। कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। बेटा, कंपनी, बिजनेस को बोला जाता है डेफिसिट यूनिट। बिजनेस को क्या बोला जाता है? डेफिसिट यूनिट। और इन्वेस्टर्स को क्या बोला जाता है? सरप्लस यूनिट, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो मैं हूँ सरप्लस यूनिट, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। मैं पैसे किसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ? कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट यूनिट बोलते हैं, जिनको पैसों की जरूरत है। तो इन दोनों को कौन मिलवाने का काम करता है? सर, फाइनेंशियल मार्केट मिलवाने का काम करती है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? सर, फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स, सेवर्स बोले तो सर पब्लिक, एंड सर बिटवीन द बिजनेस, दैट इज डेफिसिट यूनिट। बिजनेस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट यूनिट। जिन्हें, जिनके पास पैसे की कमी है, जिनको पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे? सर, पब्लिक से आएंगे। फाइनेंशियल मार्केट एलोकेट्स अवेलेबल फंड्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। फाइनेंशियल मार्केट एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनेंशियल मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करती है फंड्स को इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बेटा, अगर आप लोग बैंक में पैसे लगाते हो, तो बैंक में पैसे लगा के आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? लेट सपोज आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो, तो आप 15% भी कमा सकते हो, 20% भी कमा सकते हो, 100% भी आप लोग अर्न कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में पैसे लगाओ, मतलब वहां पर पैसे लगाओ जहां पे पैसे जल्दी से क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है। गुड एलोकेटिव फंक्शंस रिजल्ट इन हाई। अगर आप अच्छे से पैसे को इन्वेस्ट करोगे, उससे क्या मिलेगा आपको? हाई रेट ऑफ रिटर्न टू द सेवर्स। तो आप लोगों को, सेवर्स को, जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, उन लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। तो बेटा, कौन सी कंपनी में आप लोग पैसे लगाओगे? जिस कंपनी की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई है, जो कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के दे। एलोकेशन कैन बी डन। बेटा, पैसे कैसे लगाओगे आप? सर, बैंक्स के थ्रू, या फिर फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट के थ्रू आप पैसे लगाओगे, या फिर बैंक्स के थ्रू पैसे लगाओगे, या फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू पैसे लगाओगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा खत्म हुआ फाइनेंशियल मार्केट का। छोटी सी डेफिनेशन आती है, या फिर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ये हो गया आपकी फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट लिंक है बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। सेवर्स को बोला जाता है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स होते हैं सरप्लस यूनिट, और बेटा इन्वेस्टर्स होते हैं बिजनेस, जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, और बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट यूनिट। ठीक है, चलो ओके। वट इज द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? सर, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? जल्दी से देख लेते हैं सर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहला फंक्शन क्या लिखा हुआ है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। अपने पैसे निकालो, आपके अलमीरा के अंदर, आपके कबर्ड के अंदर जो पैसे जो रखे हुए हैं आपने संभाल के, उसको निकालो और उसको चैनलाइज करो, मतलब कि इन्वेस्ट करो इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर उसको इन्वेस्ट करो। तो फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ सेवर्स,
सेविंग्स ऑफ सेवर्स इनटू मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इन्वेस्ट करना है पैसे को। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्राइजेज इन द फाइनेंशियल मार्केट आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो सर ये जो शेयर मार्केट जो होती है इसके अंदर ये शेयर्स का प्राइस कैसे निकल के आता है बेटा, डिमांड एंड सप्लाई। किससे निकल के आता है, डिमांड से और सप्लाई से। अगर मान लो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो शेयर का प्राइस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात करते हैं प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इन फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इजीली एंड सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू कैश। तो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, भाई सीधी सी बात है, आपको जिस दिन ये शेयर बेचनी है ना, आप इस शेयर को 1 मिनट के अंदर भी सेल कर सकते हो और इसको फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बहुत लोगों का सवाल होता है, सर हमने कंपनी का शेयर तो परचेज कर लिया, सर क्या हम ये इसको सेल कर सकते हैं? बेटा इंस्टेंटली आप इसको सेल कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर ये शेयर को आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर सेल कर सकते हो, ईजिली कन्वर्ट हो जाता है कैश के अंदर, तो आपको कैश मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है दो लोगों को मिलवाने के लिए, बायर्स को, इन्वेस्टर्स को, और किसको, बिजनेस यूनिट्स को। जिसको सेल करना है वो अपने शेयर्स को सेल करते हैं, जिनको शेयर्स को बाय करना है वो बाय करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। बेटा अब एक बात बताओ, मार्केट के अंदर हमें पता है, हम अगर मार्केट के अंदर जाएंगे तो हमें बायर्स या सेलर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। बेटा बायर्स और सेलर्स से मिलवाने का काम किसका होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स का। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस। अब जैसे स्टॉक मार्केट का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर आप लोग लॉग इन कर सकते हो, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, डीमैट अकाउंट, उस आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। किसी भी शेयर का प्राइस आपको पता चलेगा, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़, हर एक शेयर का प्राइस आपको पता चल जाता है जैसे आप लोग लॉगिन करते हो। इट हेल्प्स टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन फाइंडिंग ईच अदर। देखो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, देखो अगर आप आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर को परचेज करना चाहते हो, मान लो आप लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स को परचेज करना चाहते हो, तो आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स को सेल करना चाहता है ना। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो उसको सेल करना चाहता है। तो बेटा ये बंदा आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। कहाँ पर मिलेगा, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4 पॉइंट्स हो गए, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। नेक्स्ट, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। थर्ड हो गया प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, और फोर्थ क्या हो गया, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो आगे, सर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स को आप 2 हेड के अंदर क्लासीफाई कर सकते हो, एक होती है कैपिटल मार्केट्स, एक होती है कैपिटल मार्केट, और एक होती है आपकी मनी मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट को आप क्लासीफाई कर सकते हो कैपिटल मार्केट के अंदर और मनी मार्केट के अंदर। कैपिटल मार्केट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर आप इक्विटी के अंदर और डेट के अंदर डील करते हो। इक्विटी का मतलब आप लोग जानते हो शेयर्स, डेट का मतलब क्या होता है, लोन्स वगैरह, ठीक है, डिवेंचर्स वगैरह आपने पढ़ा होगा। सेकेंडरी मार्केट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर भी आप डेट सिक्योरिटीज़ और इक्विटी सिक्योरिटीज़ के अंदर डील कर सकते हो। अब सर ये डेट और इक्विटी क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक में मैंने आप लोगों को समझा दिया था, है ना। इक्विटी शेयर्स होते हैं, डेट क्या होता है, बोरोड फंड्स, मतलब कि आपने किसी से लोन लिया। मनी मार्केट की बात करें तो मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो यहाँ से आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। छोटे समय के लिए अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मनी मार्केट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या होती है मनी मार्केट, मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स। किस में डील करती है मनी मार्केट, सर अगर आपको छोटे समय के लिए पैसे लगाना है तो किस में पैसे लगा सकते हो, सर मनी मार्केट के अंदर आप लोग पैसे लगा सकते हो, ठीक है। एंड मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मेच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, मतलब इसके अंदर आप पैसे लगाओगे तो 1 साल के अंदर आप पैसे निकाल सकते हो वापस। तो मेच्योरिटी, आपको आपका पैसा कब मिल जाएगा, सर 1 साल के अंदर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। दीज एसेट्स आर वेरी लिक्विड एंड आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी, मतलब ये इज इक्वल्स टू मनी होते हैं, ये इक्वल टू क्या होते हैं, मनी होते हैं। फटाफट से आप इसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। फाइनेंस इज टेकन फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जिस कंपनी में आप पैसे लगा रहे हो उसने आपसे पैसे क्यों लिया, बेटा अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि करंट एसेट्स होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं, कंपनी को स्टॉक बनाना है, कंपनी को डेटर्स की पेमेंट करनी है, इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। डे टू डे कंपनी के ऑपरेशंस के लिए जो पैसे चाहिए उसको पूरा करने के लिए कंपनी मनी मार्केट के थ्रू पब्लिक से पैसे लेती है 1 साल के लिए। मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं मनी मार्केट के अंदर, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, ये लोग पब्लिक से पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मनी मार्केट।
ओके चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब बेटा यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन दिखने वाला है, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है कि मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम के ऊपर फोकस करो, कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के। सर एक होता है ट्रेजरी बिल, एक होता है कमर्शियल पेपर, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक होती है कमर्शियल बिल्स, एक होती है कॉल मनी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों के मनी मार्केट के। फटाफट से पहले इनके नाम देख लो। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स और कॉल मनी। बेटा नीचे ना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस लिंक से आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जो भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से गुड इवनिंग का मैसेज डाल दो ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन देख रहा है। ट्रेजरी बिल, सर क्या होते हैं ट्रेजरी बिल? अब ध्यान से पढ़ते हैं व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स। देखो इतने पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। आपको बेसिकली क्या होगा, केस स्टडी आएगी, केस स्टडी के अंदर इन सारे पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट लिखा होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी किस बारे में बात कर रहा है, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा है, आपको पता लगाना पड़ेगा उसकी लाइन से। जैसे ट्रेजरी बिल में सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, इट इज़ इशूड बाय आरबीआई। कौन इशू करता है ट्रेजरी बिल? आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बोलने पर, ऑन गवर्नमेंट बिहाफ। तो ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय आरबीआई ऑन गवर्नमेंट बिहाफ। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स विद मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये लोग कम समय के लिए पैसे ले रहे हैं। कौन पैसा ले रहा है आपसे? सर गवर्नमेंट पैसे ले रही है पब्लिक से। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। किस फॉर्म में ले रही है पैसे? इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, मतलब कि सरकार आपको प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको 1 साल के बाद पैसे दे देंगे, नॉट टू वरी। इशूड एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रिपेड एट पार। मतलब इसका, इस लाइन का मतलब क्या होता है, 100 की चीज़ आज आप कितने का सेल कर रहे हो? 90 का सेल कर रहे हो। 100 की चीज़ गवर्नमेंट अपनी 100 की चीज़ पब्लिक को कितने में सेल कर रही है? 90 में। 1 साल के बाद जब वापस करेगी, कितने पैसे वापस करेगी सरकार? 100 रुपये वापस करेगी। दीज आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर सरकार कोई भी इंटरेस्ट नहीं कमाती, इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करती। तो जीरो कूपन का मतलब क्या होता है? जीरो इंटरेस्ट। मतलब सर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता? नो, पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो सर पब्लिक इसमें पैसे क्यों लगाती है? मेरे दोस्त बात सुनो, 100 की चीज़ आपने कितने में खरीदी? 90 में। आपकी जेब से कितने पैसे गए थे? 90। जब गवर्नमेंट आपके पैसे वापस करेगी तो कितने पैसे देगी आपको? 100। तो क्या आपको 10% का प्रॉफिट नहीं हुआ? है ना, आपको 10% का प्रॉफिट हुआ ना। तो दे आर इशूड एट प्राइस। किस प्राइस पे इशू करे गए? लोअर देन फेस वैल्यू एंड रिपेड एट पार। रिपेड एट पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब क्या होता है कि सर 100 रुपये की वैल्यू थी और गवर्नमेंट ने उसको इशू करा था लोअर देन फेस वैल्यू। कितने पे इशू करा था? 90 पे। और बाद में जब पैसे जब करे कितने रुपए दे दिए? 100 रुपये दे दिए। इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 25। किसके मल्टीपल्स पे इशू करते हैं? 25,000। जैसे मान लो अगर आपको ट्रेजरी बिल्स के अंदर जो मिनिमम पैसे लगाने हैं वो कितने पैसे लगा सकते हो? 25,000। फिर सर नेक्स्ट कितने लगाओगे? 50,000। नेक्स्ट कितने लगाओगे? 75,000। तो मिनिमम आपको 25,000 रुपीज़ लगाने हैं, उसके बाद 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000, ऐसे आप लोग पैसे लगा सकते हो। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं किसकी? कमर्शियल पेपर की। क्या होता है कमर्शियल पेपर? शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए पैसे ले रहे हैं सर। कितने दिन के लिए? 15 डेज टू 1 ईयर। मतलब आप लोग जो पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हो कितने दिन बाद आपको वापस मिल जाएंगे? आप 15 दिन के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 15 दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। मेनली इशूड बाय, कौन इशू करता है कमर्शियल पेपर? लार्ज एंड क्रेडिट वर्थिनेस कंपनीज। जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने मार्केट में कमर्शियल पेपर निकाले कि पब्लिक इनके कमर्शियल पेपर्स को परचेज कर ले। मतलब सीधी सी बात है, इनको पैसे चाहिए होते हैं। किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। सर ये ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था शेयर्स बेचने के लिए अंडरराइटर्स कमीशन पे करनी पड़ती है ना, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करनी पड़ती है, तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा आता है। तो कंपनी क्या करती है? उस खर्चे को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर बेच देती है पब्लिक को। अरे सर मतलब बिजनेस करने के लिए भी शेयर्स का पैसा ले रहे हैं, है ना, पब्लिक से। और सर जो शेयर्स बेचने के लिए जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो भी पैसा पब्लिक से लिया जा रहा है। यस सर, और उसको क्या बोला जाता है? ब्रिज फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर 1 मार्क का डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन ब्रिज फाइनेंसिंग, कि ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है। तो कमर्शियल पेपर कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल, मतलब आप अपना कमर्शियल पेपर दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफरेबल है, अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड है मतलब बदले में आप कंपनी से कुछ मांग नहीं रहे होते। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 10 लाख रुपीज़ दिए, तो आप मुकेश अंबानी को ये नहीं बोलोगे कि बदले में मुझे कुछ सिक्योरिटी दो। जैसे आज अगर मुकेश अंबानी बैंक से लोन लेने के लिए जाता है, तो मुकेश अंबानी ने 100 करोड़ का लोन लिया, तो बैंक उनसे बदले में क्या मांगता है? कोलेटरल सिक्योरिटी है, भाई कुछ गिरवी तो रख के जाओ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल बियरर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कमर्शियल बैंक। कौन इशू करता है बेटा ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? कमर्शियल बैंक टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो कमर्शियल बैंक इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
कुछ लोगों को और कुछ कंपनीज को। बैंक्स इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन डिपॉजिट्स आर लो बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। अब सर बैंक को पैसे की क्यों जरूरत पड़ गई? बैंक के पास तो खुद ऑलरेडी इतना सारा पैसा होता है, बैंक को पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? ध्यान से सुनना बेटा, कभी कभार बैंक में पैसे की कमी हो जाती है ना। कभी कभार बैंक को अगर पैसे की कमी हो गई, मान लो लोगों ने बैंक के अंदर डिपॉजिट्स तो बहुत कम करी, लेकिन बैंक के पास लोन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बैंक के पास लोन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन बैंक ने ज़्यादा पैसे डिपॉजिट नहीं आ रहे। मतलब मान लो लोग बाग जाते हैं ना बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए, तो बहुत सारे लोग बैंक में अब पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहे, लेकिन लोग बाग बैंक से लोन मांगे जा रहे हैं। भाई बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, वो किससे पैसा लेगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगा, पब्लिक से पैसा लेगा, इंडिविजुअल और कंपनी से पैसे लेगा। कितने दिन के लिए पैसा ले सकता है वो पब्लिक से? सर 91 डेज से लेके 1 साल तक वो पब्लिक से पैसा ले सकता है, उसके बाद उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है सर, इसमें इसका क्या फ़ायदा होता है बैंक से? देखो मान लो मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा बैंक का, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा, बैंक अपनी एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 7%, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 8%। तो मैंने किसके अंदर पैसे लगा दिए? एफडी की जगह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसे लगा दिए। बैंक आगे लोन दे रहा है पब्लिक को या फिर कंपनीज को लोन दे रहा है आगे 14% पे। तो बैंक ने तो सीधा सीधा कितने परसेंट कमा लिया? 6% कमा लिया ना। मेरे से पैसे लिए और पैसे किसको दे दिए? कंपनी वालों को दे दिए। कंपनी वालों से लिया 14%, मेरे से लिया 8%। तो बीच में बैंक ने कितने पैसे कमा लिए? 6% कमा लिए। ठीक है, चलो बात करते हैं किसकी? कमर्शियल बिल्स की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कमर्शियल बिल्स की। सर कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना। कमर्शियल बिल्स आर यूज टू फाइनेंस परचेजेस बाय द फर्म्स, टू फाइनेंस परचेजेस बाय द फर्म्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, seller draws the bill and the buyer or drawee accept. On being accepted, a bill becomes a marketable instrument and is called a trade bill. When these bills are discounted from the bank, it is known as commercial bill. याद करो बेटा, क्लास 11th बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका एक टॉपिक होता था। आप लोग जब किसी से उधार पे सामान खरीदते थे तो आप उसको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देते थे कि मैं तेरे को 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मान लो ऐसे समझ लो कि मेरी एक शॉप थी, आप लोग मेरी शॉप पर आए शॉपिंग करने के लिए, लेकिन आपने मेरे को पैसे नहीं दिया। आपने बोला सर हम आपको 4 मंथ्स के बाद पैसे दे देंगे, और आपने एक लेटर साइन करके दे दिया। अब मेरे को एकदम से पैसे की ज़रूरत थी, मुझे एकदम पैसे की ज़रूरत थी। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा देख यार बैंक, ये बंदा मुझे 4 महीने के बाद पैसे देगा, तो मेरे को अभी पैसे दे दे। तो मैं क्या बोलता था कि मैंने ये जो बिल है ये डिस्काउंट करवा लिया, किससे? बैंक से। अब मान लो आप लोगों को 1 लाख रुपए देने थे, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा देख इस बंदे को 1 लाख रुपए देने हैं, बैंक तू मेरे को पैसे दे दे। तो बैंक ने मेरे को सिर्फ 1 लाख की जगह कितने पैसे दिए? 90,000 रुपीज़ दिए। 10,000 रुपये बैंक ने काट लिए। 10,000 रुपये बैंक ने काट लिए, जिसको उसने क्या बोला? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बेटा इसको क्या बोला जाता है? कमर्शियल बिल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कमर्शियल बिल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉल मनी। जो भी आता जा रहा है बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लो, गुड इवनिंग का मैसेज डाल दो, आई वांट टू सी हु ऑल आर वाचिंग। कॉल मनी। बेटा कॉल मनी क्या होती है? आपको पता है बैंक को वो मेंटेन करना पड़ता है, CRR, कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करनी होती है, जो RBI ने बोला है। RBI के हिसाब से बैंक को CRR मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभार बैंक के पास पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, तो एक बैंक दूसरे बैंक से कॉल करके पैसे ले लेता है। तो इट इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंस विच इज़ पेबल ऑन डिमांड। तो रीपेबल ऑन डिमांड, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, मतलब थोड़े समय के लिए पैसे लिया। सर कितने दिन के लिए पैसा ले रहा है? एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रहा है, कितने दिनों के लिए? 1 दिन से लेकर 15 दिन के लिए पैसे लिए। यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। तो इंटर बैंक का मतलब क्या होता है? एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसे दे दिए। जैसे मान लो येस बैंक ने HDFC बैंक को पैसे दे दिए। येस बैंक ने कौन से बैंक को पैसे दे दिए? HDFC बैंक को पैसे दे दिए। सर क्यों दिए? बेटा HDFC बैंक के अंदर पैसे की कमी थी। सर क्यों कमी थी? क्योंकि उसने उसको CRR बनाना था। उसको क्या बनाना था? CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो किसने फिक्स करी होती है? RBI। RBI क्या बोलता है बैंक वालों से कि आपको हमेशा इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े होने चाहिए। इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। तो अब एक बात बताओ ना, किसने किसको पैसे दिए? सर येस बैंक ने पैसे दिए HDFC बैंक को। कौन इंटरेस्ट पे करेगा? HDFC बैंक इंटरेस्ट पे करेगा येस बैंक को। और सर इस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं? कॉल रेट। क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। इट इज़ हाईली वॉलेटाइल एंड वेरीज डे टू डे। ये जो रेट होता है ना, ये जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट, ये बहुत बार बार चेंज होता रहता है। ये रेट बार बार चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंज होता रहता है, या हर 1 घंटे भी चेंज होता रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल मनी। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 बेटा जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, अगर आप बुक खोल के देखोगे ना, तो कम से कम 4-5 पेजेस के अंदर ये आ रहे हैं। और ये देखो आपकी एक स्क्रीन के अंदर कितने सुंदर तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स निकाल के रख दिए आपके सामने। अब ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लर्न करने हैं। जब भी केस स्टडी आएगी तो केस स्टडी के अंदर इस पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट लिखा होगा। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि CRR मेंटेन करनी है, तो CRR मेंटेन करने के लिए क्या हो जाता है? कॉल मनी। ब्रिज फाइनेंसिंग करनी है, ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए क्या आ जाएगा? हमारा कमर्शियल पेपर आ जाएगा। ठीक है, चलो
देख लो, पढ़ लो एक बार जल्दी से, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, और नोट्स को डाउनलोड कर लेना याद से। एक बार रीड कर लो जल्दी से सारा टॉपिक, जूम इन कर लो, जूम इन, बहुत सारा जूम इन कर सकते हो आज की डेट में आप। वेट कर रहा हूँ, एक बार आप रीड कर लो, कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपिटल मार्केट। तो दो तरीके की मार्केट होती है, एक थी मनी मार्केट और दूसरी कौन सी होती है, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को स्टार्ट करते हैं, मनी मार्केट हमने पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 10 मार्क्स से कम ये आपके टॉपिक आने वाला है, फाइनेंशियल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सर सबसे पहले आएगा डेफिनेशन, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। तो देखो, अगर छोटे समय के लिए आप लोगों को पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, मनी मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपको मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बेटा यहाँ पर आते हैं आपके शेयर्स, यहाँ पर आते हैं आपके डिवेंचर्स, यहाँ पर आते हैं आपके बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो शेयर्स कहाँ पर आते हैं, मनी मार्केट के अंदर। कैपिटल मार्केट के अंदर बेटा कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स, ठीक है। कैपिटल मार्केट भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है आपकी सेकेंडरी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट भी टू टाइप्स ऑफ होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। बेटा कैपिटल मार्केट के कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले सेम वही टॉपिक, इट इज़ अ लिंक, इट इज़ अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बेटा सेवर्स को मिलाते हैं किसके साथ, कंपनीज के साथ, ठीक है। अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है तो किसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, कैपिटल मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करना है तो किसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, मनी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। Capital market transfers money from savers to the borrowers, business borrowers, entrepreneurial borrowers। तो business borrowers को आप पैसे दे सकते हो। Deals in long term investment, छोटे टाइम की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म, इट डज नॉट डील्स विद सेविंग्स फॉर लेस देन 1 ईयर। अगर आपको एक साल से कम के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कैपिटल मार्केट में पैसे मत इन्वेस्ट करना। एक साल तक अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करो। 3-4 साल के लिए अगर पैसे इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैपिटल मार्केट्स के अंदर। पॉइंट नंबर 3, यूटिलाइजेज इंटरमीडियरीज। कैपिटल मार्केट मेक यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स। तो बेटा यहाँ पर देखो, आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहते हो तो किसके थ्रू लगाते हो, सब ब्रोकर के थ्रू लगाते हो। जैसे मान लो आज की डेट में टॉप ब्रोकर जो चल रहा है वो चल रहा है जीरोधा। तो जीरोधा के अंदर आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उस अकाउंट के अंदर आप लोग क्या परचेज कर सकते हो, शेयर्स परचेज कर सकते हो। तो जीरोधा कौन है, इंटरमीडियरी है एक तरीके से। डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बेटा अगर आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हो, आपके हाथ में थे 10 लाख रुपए, कितने पैसे थे, 10 लाख रुपए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू कमाना चाहते हो तो कहाँ पे पैसे लगाओ, कैपिटल मार्केट के अंदर पैसे लगाओ, ठीक है। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज होती है यहाँ पे पैसे कमाने की। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो गवर्नमेंट पूरा स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, किसके थ्रू कंट्रोल करती है यहाँ पे स्टॉक मार्केट को, कौन कंट्रोल करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। एक आइडियल कैपिटल मार्केट कैसी होनी चाहिए, देखो ध्यान से, एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, जहाँ पे कंपनीज को पैसे मिल जाए काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ हो। वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि कोई किसी के साथ गलत कर रहा है। मार्केट ऑपरेशंस कैसे हैं, फ्रीली आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो। फेयर मतलब कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, और ट्रांसपेरेंट, कैसा एनवायरनमेंट है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट है। आगे बात करते हैं, मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आप दोगे इन्वेस्टर्स को। मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, तो आप अच्छे से अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने वाले हो। बेटा बहुत सारी कंपनीज है स्टॉक मार्केट के अंदर, 5000 कंपनीज के शेयर्स बिकते हैं। अब 5 की 5000 कंपनीज तो अच्छे रिटर्न्स नहीं देती होगी, उसमें से सिर्फ 100-200 कंपनीज बहुत अच्छी रिटर्न देती है, बाकी सब चीज़ के अंदर हो सकता है कि आप अपने पैसे लूज कर जाओ। तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट होता है उतने लॉसेज भी हो जाते हैं लोगों को। तो मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, सोच समझ के पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको अपनी कैपिटल लगानी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट, ये वाला टॉपिक करेंगे। अभी पहले एक बार ऊपर वाला टॉपिक पढ़ो जल्दी से, एक बार देखो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना।
तो कैपिटल मार्केट के अंदर दो मार्केट होती है, एक होती है सेकेंडरी मार्केट और एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। तो अभी हम बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट के अंदर आप लोग क्या परचेज कर सकते हो, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, और बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर। सेकेंडरी मार्केट होती है आपकी स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट लोग बच्चों आपकी क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग क्या कर सकते हो। देखो सबसे पहले न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या क्या बिकता है, देखो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी कंपनी पैसे मांगने के लिए जाती है शेयर होल्डर से, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो उसको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसके अंदर उसको बताना पड़ता है कि भाई वो पैसे क्यों ले रही है, वो पैसे अगर पब्लिक से लेगी तो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, उन लोगों के पैसे कौन कौन मैनेज करेगा। तो मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस के थ्रू लोगों से पैसे ले सकती है। कंपनी इनवाइट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। तो पब्लिक से पैसा लिया जाएगा थ्रू प्रोस्पेक्टस। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस एज पर कंपनीज एक्ट एंड सेबी गाइडलाइंस। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखोगे वो किसके हिसाब से रखोगे, कंपनी एक्ट के हिसाब से रखोगे और सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से रखोगे कंटेंट्स को। आगे बात करते हैं ऑफर फॉर सेल, बात करते हैं OFS, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में OFS। अब सर ये OFS क्या होता है, सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। डायरेक्टली शेयर्स को हम पब्लिक को सेल नहीं करते। कंपनी सेल सिक्योरिटीज एट एन एग्रीड प्राइस टू अ ब्रोकर। कंपनी जो शेयर्स है पब्लिक को नहीं बेचती, किसको सेल करती है, ब्रोकर को सेल करती है, स्टॉक ब्रोकर्स को सेल करती है, इशूइंग हाउसेस को बेचती है, हु रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। तो सबसे पहले कंपनी ने अपने शेयर्स को किसको सेल करा, ब्रोकर्स को सेल करा, ब्रोकर्स ने आगे पब्लिक को सेल करा, इसको क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। फिर बात करते हैं EIPOs। IPOs की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO की फुल फॉर्म क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी इशूइंग कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम और स्टॉक एक्सचेंज हैज टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनी को जो है ना सबसे पहले एग्रीमेंट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ कि हम भाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने कंपनी के शेयर्स को सेल करना चाहते हैं ताकि लोग बाग आके हमारे कंपनी के शेयर्स को परचेज करें ताकि हमें पैसे मिले बिजनेस करने के लिए। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपॉइंटेड टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो सेबी अपना ब्रोकर भेजता है कंपनी के पास जो लोगों की एप्लीकेशंस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कंपनी शेल ऑल्सो अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू हु शेल हैव कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज। तो कंपनी अपॉइंट करेगी किसको, रजिस्ट्रार को, हु शुड हैव कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज। उस रजिस्ट्रार की कनेक्टिविटी किसके साथ होती है, एक्सचेंज के साथ। एक्सचेंज कौन हो गया, बॉम्बे स्टॉक, मतलब एक्सचेंज होता है स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ये होते हैं EIPOs। बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स चुपके से प्राइवेटली किसी बड़े बड़े इंडिविजुअल्स को शेयर सेल करती है, पब्लिक को सेल नहीं करती, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स को। जैसे मान लो कि बड़े इंडिविजुअल्स में राकेश झुनझुनवाला थे, अभी तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन कंपनीज उनको प्राइवेटली अपने शेयर्स को सेल कर देती थी। प्राइवेट प्लेसमेंट इज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। फास्टर एंड चीपर वे ऑफ रेजिंग कैपिटल एज मेनी एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक इश्यूज कैन बी सेव। तो कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को नहीं सेल कर रही। पब्लिक को सेल करने के लिए तो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, अंडरराइटर को कमीशन पे करनी पड़ेगी। ये क्या कर रही है, अपने इंडिया के बड़े बड़े लोगों को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करा जा रहा है और कंपनी बोल रही है कि आपको अगर हमारी कंपनी में पैसे लगाना है तो आप हमारी कंपनी में पैसे लगाओ, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर सेल करते हैं। दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। सर व्हाट इज राइट इशू, बेटा राइट इशू मैं आपको बताता हूँ। 2020 के अंदर अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट इशू निकला था 2020 के अंदर। इसमें क्या होता है, राइट इशू क्या होता है बेटा, ये एक बेनिफिट दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किसको बेनिफिट दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है ना, तो कंपनी आपको मार्केट प्राइस से कम शेयर्स देगी। कंपनी आपको मार्केट प्राइस से कम क्या देगी, शेयर्स देगी। अगर आपको परचेज करना है तो परचेज कर लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वरना हम ये शेयर्स किसको बेच देंगे, पब्लिक को सेल कर देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइट इशू। अभी जैसे रिलायंस का राइट इशू आया था तो उसके अंदर क्या था, मार्केट प्राइस चल रहा था 1500 का, शेयर का कितना मार्केट प्राइस चल रहा था 1500 का, और शायद कंपनी ने राइट इशू में शेयर दे दी थी 900 का। तो 600 रुपये का लेते के साथ ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हर एक शेयर पे क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। ओके ठीक है सर, तो दिस इज राइट इशू। तो इसी के साथ इसको अगर आप पढ़ के देख लोगे तो वही इसका सोल्यूशन निकल के आएगा। मैंने ये वाला टॉपिक भी आपको करवा दिया, न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। तो कौन कौन से इश्यूज होते हैं, एक तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है, एक ऑफर फॉर सेल होता है, एक EIPOs होता है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट होता है और एक राइट इशू होता है। ये सारा हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट्स की। सेकेंडरी मार्केट में हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में कौन आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है।
अब सर स्टॉक एक्सचेंज, दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं बेटा, ये एक्चुअल में होती है जहाँ पर आपके शेयर सेल होते हैं और परचेज होते हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी के अंदर ये होता है स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, किसी को शेयर परचेज करने हैं और किसी को शेयर्स सेल करने हैं, किसी को शेयर्स सेल करने होते हैं। तो सेल करने वाला अपने शेयर सेल कर देता है और परचेज वाला अपने शेयर्स को परचेज करके पैसे को अपने इन्वेस्ट कर देता है कंपनी के अंदर। अब बेटा यहाँ पे फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सर ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इन फंक्शंस को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज का बेटा, सबसे पहला फंक्शन होता है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं कौन, स्टॉक एक्सचेंज। सिंस इन्वेस्टर्स now invest their savings into most productive investment that leads to capital formation economic growth। बेटा मान लो आज आपको नॉलेज मिली, आप लोग पहले पैसे लगाते थे बैंक के अंदर, बैंक में आपको पाते थे 7%, लेकिन अब आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हो और स्टॉक मार्केट में आप हर साल का कितना पैसे कमा रहे हो, 20% पर एनम कमा रहे हो, ठीक है। अब आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे बैंक के अंदर, तो आपने एक साल में कितने पैसे कमाए, 7,000 रुपये। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे तो आपने कितने पैसे कमाए, 20,000 रुपीज़। तो क्या आपकी कैपिटल फॉर्मेशन हुई, यस सर। क्या आपने पहले से 13,000 रुपये ज़्यादा कमाए, यस सर। क्या इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, यस सर। बात करते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन बेटा। कैपिटल, ये जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर, इसके अंदर पूरा कंट्रोल किसका होता है, सेबी का। पूरा कंट्रोल किसका होता है, सेबी। और सेबी किसने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है। तो मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेरी वेल रेगुलेटेड एंड देयर इज स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल डीलिंग्स आर डन। तो बहुत स्ट्रिक्टली ये परचेज, बाइंग एंड सेलिंग की क्या होती है, एक्टिविटीज होती है। सेबी ऑल्सो कीप्स अ गुड चेक ऑन वर्किंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सेबी पूरी निगरानी रखता है किसके ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। दिस इंश्योर्स दैट पब्लिक गेट्स फेयर, सेफ एंड ट्रांसपेरेंट डीलिंग। पब्लिक को कैसी डील मिलनी चाहिए, फेयर, सेफ और ट्रांसपेरेंट। FST, फेयर, सेफ और ट्रांसपेरेंट डीलिंग होनी चाहिए पब्लिक के साथ। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। बेटा मार्केट मिल जाती है आप लोग जहाँ पर शेयर्स को इजीली परचेज एंड सेल कर सकते हो, ठीक है। कौन सी मार्केट हो गई आप लोगों की, स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट्स, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट किसके अंदर, प्राइमरी मार्केट्स, ठीक है। ये होती है ना आप लोगों की, दो मार्केट्स थी, ध्यान से देखो, दो मार्केट्स थी ना, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट की दो मार्केट थी, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो भूल मत जाना एक बार। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। शेयर प्राइसेस फिक्स्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। शेयर प्राइसेस कौन फिक्स करता है, सर डिमांड एंड सप्लाई फिक्स करती है। डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल कंपनीज आर वैल्यूड हायर एज देयर इज मोर डिमांड फॉर देम। सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल कंपनी, अब जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत रिप्यूटेड कंपनी है। इस कंपनी के शेयर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, डिमांड ज़्यादा होती है तो इसका स्टॉक प्राइस बहुत महंगा भी होता है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर लोग जो इस कंपनी को पैसे दे रही हैं, वो लोग इस कंपनी के शेयर्स को रेगुलरली चेक करते हैं। इन्वेस्टर जिसने पैसे लगा रखे हैं, अब जैसे मान लो मैंने रिलायंस में पैसे लगा रखे हैं, तो क्या मैं वैल्यू करूंगा इसकी सिक्योरिटीज को, डेली वैल्यू चेक करूंगा, नहीं करूंगा, यस सर मैं चेक करूंगा। बात करते हैं आगे, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट और प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब क्या होता है, एजुकेशन स्प्रेड करना। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब क्या होता है, एजुकेशन स्प्रेड करना। तो एजुकेट बोथ इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर सो दैट मोर जनरल पब्लिक कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो एजुकेट करो किसको, इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को एजुकेट करो ताकि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाए विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ सिक्योरिटीज। दिस विल रिमूव इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। बेटा जो रिच पीपल होते हैं उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है स्टॉक मार्केट की, वो लोग तो काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं होती, वो बेचारे कुछ बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा पाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना चाहिए, सेबी को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को और ब्रोकर को, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। बेटा स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, सस्ते में चीज़ खरीदो और महंगे में सेल कर दो। तो आपने कोई शेयर को परचेज करा 100 का, कितने का शेयर परचेज करा आप लोगों ने, 100 का, और आपने वो 100 का शेयर कितने में सेल कर दिया, 110 का। तो इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। इट इज़ कंट्रोल मैनर विद लीगल प्रोविजन
सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नेसेसरी। तो बेटा स्पेकुलेशन इज नेसेसरी इसको बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा डे ट्रेडिंग। जैसे मान लो मॉर्निंग में मैंने शेयर परचेज करा 100 रुपये का, आफ्टरनून के अंदर मैंने उसको सेल कर दिया 110 रुपीज़ का, तो हर एक शेयर के ऊपर मेरे को कितने पैसे मिल गए? 10 रुपीज़ मिल गए। दिस इज नोन एज इंट्रा डे ट्रेडिंग टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट। सर ऐसा क्यों करना चाहिए? बेटा फटाफट से आपने शेयर की डिमांड करी, फिर आपने शेयर को सेल कर दिया, डिमांड करी, शेयर को सेल कर दिया। स्टॉक मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है, क्योंकि शाम आफ्टरनून के अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है विद सम प्रॉफिट। तो 100 रुपये लगाए थे, 110 वापस मिल गए, जो 100 रुपये लगाए थे वो भी वापस मिल गए, 10 रुपये का इंटरेस्ट भी मिल गया। ठीक है, तो ये सारे 6 फीचर्स, 6 फंक्शंस थे आपके स्टॉक एक्सचेंज के, जो कि इतने अच्छे डायग्राम के साथ, सारे पॉइंट्स के साथ आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो कैपिटल मार्केट और जो मनी मार्केट का डिफरेंस है, सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये आप लोग खुद कर लेना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सेबी, और सेबी से भी क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो सेबी भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ध्यान से देख लेना सेबी को भी। स्टार्ट करते हैं अभी सेबी। अभी अगर मैं देख लेता हूँ, अगर किसी का डाउट है तो मेरे से पूछो। जो भी देख रहा है गुड इवनिंग के मैसेज तो डाल दो कि यस सर वी आर वॉचिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कोई भी नहीं है आज तो, सारे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टॉपिक सबने मिस कर दिया। सेबी वॉज स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया कब? 1988। बेटा इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, मतलब इसको लीगल स्टेटस मिला 1992 के अंदर। फिर इसका एक लॉ भी बन गया, सेबी एक्ट 1992 वॉज पास बाय द पार्लियामेंट। तो सेबी कब स्टैब्लिश हुआ? 1988 के अंदर, लेकिन इसको इसकी पावर्स कब मिली? 1992 के अंदर। इसका लॉ बन गया सेबीज एक्ट 1992। आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम इसको पावर मिल गई थी। मैं हूँ हर्षिता। रीजंस फॉर स्टैब्लिशमेंट। तो बेटा ये सेबी को क्यों बनाया गया? ध्यान से देखना, सेबी को क्यों बनाया गया। इन 1980 कैपिटल मार्केट ग्रू विद इंक्रीजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो बहुत लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं कैपिटल मार्केट्स के अंदर, तो 1980 के अंदर स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर गई, विच लेड टू माल प्रैक्टिसेस बाय द ब्रोकर्स। अब भाई इतने लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाए, तो लोग कुछ गलत काम करने लग गए। दे स्टार्टेड वायलेटिंग द रूल्स, रूल्स का फॉलो नहीं करते थे एक्सचेंज के। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। प्राइस रेगिंग करने लग गए। प्राइस रेगिंग का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी शेयर के प्राइसेस बढ़ा रही है कंपनीज। बेटा कोई रीजन ही नहीं है। देखो अगर कंपनी बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही है, काफ़ी प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है, तो शेयर के प्राइस अगर इंक्रीज करे तो समझ में आता है। लेकिन कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, फिर भी कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइस रेगिंग। ठीक है, जो हर्षद मेहता स्कैम में हुआ था, स्कैम 1992। अनऑफिशियल प्रीमियम और न्यू इशू, मतलब कंपनी तो इतनी दमदार भी कंपनी नहीं है, लेकिन वो अपने शेयर्स पे क्या ले रही है? प्रीमियम ले रही है। दिस इरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। इसके वजह से जो इन्वेस्टर लोग हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था, और उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हो रही थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ब्रोकर ने हमारे साथ चीटिंग कर दी, कंपनी ने हमारे साथ चीटिंग कर दी, जिसकी वजह से हमें किसको लाना पड़ा? सेबी को। कौन आया बच्चों? सेबी आया। ठीक है, बात करते हैं सर सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव है। टू कंट्रोल स्टॉक मार्केट। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना। सेबी कंट्रोल करती है सारी कंपनीज, जो भी अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू कर रही है उसको भी कंट्रोल करती है सेबी। इंटरमीडिएट्स मतलब ब्रोकर्स को भी कंट्रोल करती है। ऑर्डरली फंक्शनिंग के मतलब प्रॉपर ऑर्डर के साथ सारी फंक्शनिंग काम करती रहे। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ इन्वेस्टर्स बाय गाइडिंग एंड एजुकेटिंग देम। अब हम जैसे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट कौन करती है? सेबी। उनको राइट डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करती है? सेबी। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। कैसे आप लोगों को बिजनेस करना है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। किसने बनाए? सेबी ने। फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज ऑफ द मार्केट बाय मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। तो जो इंटरमीडियरीज है ना, ब्रोकर्स, उनको क्या बनाया गया? प्रोफेशनल बनाया गया। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो आज की डेट में एक ब्रोकर नहीं, आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। आज की डेट में एक ब्रोकर नहीं है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को पूरा कंट्रोल करते हैं। प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो सेबी क्या प्रमोट करती है? फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई एक दूसरे के साथ चीटिंग ना करे। prevent malpractices and ensure self-regulation by stock exchange and broker promote fair trade practices। तो prevent malpractices, कोई कंपनी और ब्रोकर किसी इन्वेस्टर के साथ गलत ना करे, and ensure self-regulation by stock exchange and brokers promote fair trade practices। तो ये तो दोबारा से आ गया promote fair trade practices, ये नीचे हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो ये कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लोगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी के। सेबी को क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सेबी को क्यों बनाया गया था। ठीक है, पढ़ के देख लो फटाफट से।
चलो बच्चों आगे, फंक्शंस ऑफ सेबी। सर सेबी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, अब ध्यान से देख लेना, बस 3 फंक्शंस और बचे हैं सेबी के, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सर एक फंक्शन होता है सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन, कौन सा फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है सेबी का डेवलपमेंटल फंक्शन, और थर्ड फंक्शन है सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन। तो 3 फंक्शन है सेबी के। सबसे पहला फंक्शन स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन तो सेबी प्रोटेक्ट करेगी, किसको प्रोटेक्ट करेगी, सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने जो पैसे जो इन्वेस्ट करे स्टॉक मार्केट के अंदर वो सेफ रहे, वो किसका फंक्शन है, सेबी का। चेक प्राइस रेगिंग, प्राइस रेगिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सी कंपनीज क्या करती है, मैनिपुलेशन करती है। रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, गलत गलत प्राइसेस लगाने स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर्स के। मान लो एक कंपनी थी जिसके शेयर की औकात कितनी थी, 100 रुपए की, लेकिन कंपनी का शेयर कितने का बिक रहा है, 1000 रुपीज का। ऐसा ही होता था हर्षद मेहता स्कैम के अंदर, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट प्राइस। तो जानबूझ के प्राइसेस को इन्फ्लेट कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया। किसी किसी कंपनी ने जानबूझ के अपना प्राइस कम कर दिया। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था स्टॉक मार्केट के अंदर अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो भी आप कमा सकते हो, प्राइस अगर नीचे जाएगा तो भी आप लोग कमा सकते हो। इट प्रोहिबिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग। सर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, मान लो मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मुझे उस कंपनी के बारे में सारी बातें पता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन जाके अपने दोस्तों को बता दी। मैंने कहा भाई कंपनी बहुत अच्छी है, आप लोग इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। सेबी प्रोहिबिटेड फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो गलत गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस खत्म करेगी सेबी। सेबी अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है। तो दीज आर प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। बेटा ये जो रेड बॉक्सेस है अगर आप इसको भी लर्न कर लोगे तो भी आपका ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेबी, डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटीज इन स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्रीज द बिजनेस। डेवलपमेंट करनी मतलब बिजनेस को और ग्रो करना। सेबी क्या चाहती है कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर 5 करोड़ लोग पैसे लगाते हैं तो अब 5 करोड़ लोगों की जगह 15 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाएं। तो अभी जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी तो काफ़ी लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर अपने अकाउंट ओपन करे और पैसे कमाने स्टार्ट करे। सेबी प्रमोट्स ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, ब्रोकर की ट्रेनिंग करवाती है सेबी। इंटरनेट के थ्रू आज की डेट में आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हो। इट हैज़ मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। मैंने बताया था ना अंडरराइटर्स को कमीशन पे करनी पड़ती है, अकाउंट्स में भी हमने उसकी अकाउंटिंग करनी सीखी थी। तो बेटा अब अंडरराइटर्स को कमीशन पे करना ऑप्शनल हो गया, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना ही ऑप्शनल हो गया। आप चाहे तो खुद अपने शेयर सेल कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के थ्रू ही अपने शेयर्स को सेल करना है, जिसकी वजह से आपको शेयर सेल करना थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। आईपीओ अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी मार्केट के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ईआईपीओ। अब आप वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लोगों को सेल कर सकते हो और उनसे पैसे ले सकते हो। तो इवन आईपीओ ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू। तो प्राइमरी मार्केट है ना, ये आईपीओ किसका था, प्राइमरी मार्केट, और स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट की चीज़ भी किस में सेल हो सकती है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। रेगुलेटरी फंक्शन, कौन सा फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। अभी किस किस को रेगुलेट करते हैं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, रेगुलेट करती है इंटरमीडिएट्स मतलब ब्रोकर्स को, म्यूचुअल फंड हाउसेस को रेगुलेट करती है, रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही होती है तो उसके ऊपर कंट्रोल कौन रखता है, सेबी। सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट द स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ भी इंक्वायरीज है, ऑडिट करना है स्टॉक एक्सचेंज। ऑडिट का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज की हमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वेदर ये कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही, तो इसका भी ख्याल कौन रखता है, सेबी। तो बेटा इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स की भी रिवीजन क्या हो जाती है, पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जिसने भी ये वीडियो देखी थी आई होप उसका सारा का सारा टॉपिक आई वुड से रिवाइज हो जाएगा, है ना। खुद से अगर आप करने के लिए बैठते तो 2 घंटे भी लग जाते, लेकिन सारा टॉपिक रिवाइज नहीं होता। एक बार को मैंने सारा ऊपर से आप लोगों को समझा दिया पूरी। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।